नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल यानी डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर है और इस शानदार टूर्नामेंट में कई टीमों का प्रदर्शन अगर लाजवाब है तो कई बेहतरीन टीमें कही जाने वाली बड़ा ही खराब प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन आज जो मुकाबला है उस पर सभी की नजर रहेंगी क्योंकि पॉइंट्स टेबल के लिहाज से ये मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है। आज टीमें होंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उसके सामने होंगी राजस्थान रॉयल्स। क्या कुछ खास हो सकता है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स फॉर्म में दिखाई दे रही है। पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जीत कर आज आरसीबी के सामने होगी, जबकि आरसीबी के लिए पिछला मुकाबला बहुत ज्यादा दयनीय रहा। एक बहुत कम टोटल बनाने के बाद ये टीम बुरी तरीके से पराजित हुई, तो कहीं ना कहीं ये टीम चाहेगी कि उस बुरी यादों को भूलकर आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं वापस से मुख्य धारा में आया जाए। क्या कुछ हो सकता है, कौन सी टीम पड़ सकती है भारी, राजस्थान की क्या है कमजोरी और आखिर आरसीबी के पास कौन सी चाबी है जिसके आधार पर रॉयल चैलेंजर्स को हराया जा सकता है। चर्चा करते हैं। हमारे खास एक्सपर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, परीक्षित यादव जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और हाल ही में वर्ल्ड कप क्रिकेट जो हुआ था उसमें वो कवर करने इंग्लैंड गए थे और उनके कवरेज को खासा पसंद भी किया गया था। परीक्षित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर शुरुआत करते हैं। कल जो मुकाबला हुआ चेन्नई फिर पूरी तरीके से ध्वस्त, बीच में कुछ उम्मीदें जरूर जगाई थी एक मुकाबला और जीत कर, लेकिन कल हारने के बाद लगभग चेन्नई का भी रास्ता तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, हमने कल भी मैच से पहले जो शो हुआ था उसमें इसमें बात करी थी कि टॉस जीतना जो है वो डबल एज रोड है, कि आप टॉस जीतकर पहले अगर वानखेड़े पे देखेंगे तो पहले 4 मैच जो हुए थे आपने टॉस जीता और जिस टीम ने भी पहले बॉलिंग करी टॉस जीतने के बाद में और रादर पहले बैटिंग करी वो पहले बॉलिंग करी वही टीम चारों मैच जीती। और लास्ट के जो अगर स्ट्रेट 5 मैच की हम बात करेंगे तो पांचों मैच जो है जिन्होंने पहले बैटिंग करी वो पांचों टीम का जीती हैं, क्योंकि ट्रेंड पहले जैसे चल रहा था तो कैप्टन टॉस जीतने के बाद में ड्यू फैक्टर को देखते हुए दूसरी टीम को बैटिंग करवा रहे हैं। वो पांचों बार ऐसा हुआ है, अगले जो है जो 5th से लेकर 9th मैच हुआ है कि टॉस जीतने के बाद में आपने बैटिंग कराई और बैटिंग जिसने करी वही टीम मैच जीती है। और कल भी ऐसा हुआ, हमने कल कहा भी था कि टॉस जीतने के बाद में जब सीएसके ने बल्लेबाजी कराई थी पंजाब किंग्स 11 को, तो ऐसा हमने कहा था क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है और अगर उन्होंने एक रीजनेबल टोटल पोस्ट किया तो मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है और पिचेस जो है वो यूज में आ रही हैं तो वहाँ पे बॉल रुक कर आ रही है, स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है। बैटिंग करना जो यूज विकेट होती है उसके ऊपर बाद में डिफिकल्ट होता है। तो कल भी ऐसा हुआ। मैं तो तारीफ करूंगा पंजाब के बल्लेबाजों की कि जिस तरीके से खासतौर पर शिखर धवन की हम बात करें और बाद में आके यान लिविंगस्टोन में और जॉनी बेस्टो ने इन लोगों ने जिस तरह की बैटिंग करी कि एक 188 रन जो था वो एक चैलेंजिंग टोटल था। जब शुरू में अगर हम देखेंगे तो वो लगभग 6 रन 6.25 रन के हिसाब से बना रहे थे, पर बाद में आके जो बाद के बैट्समैन थे क्योंकि वो सब हार्ड हिटिंग बैट्समैन है तो उन्होंने रन रेट को ले जाकर कहीं पे भी वो 9.4 के आसपास लाके खड़ा कर दिया। कि जो बाद में हमने देखा कि चेन्नई में भी लगभग उसी तरीके से अगर हम पूरे मैच को उठाकर देखेंगे तो सिमिलर फेज था मैच का कि पहले पावर प्ले में आराम से सबने दोनों टीमों ने बैटिंग करी, आराम से करी, विकेट नहीं लूज किया, मिडिल ऑर्डर में बिल्डअप किया और लास्ट में जाकर जो था जो रनों की जरूरत थी वो पंजाब ने तो बना लिए, परंतु तारीफ करनी पड़ेगी पंजाब के बॉलर्स की कि अर्शदीप ने और रबाडा ने जो 3 ओवर डाले 70 रन चाहिए थे 5 ओवरों में और संदीप शर्मा के ओवरों में 16वें ओवर में 23 रन पड़े। उसके बाद में अर्शदीप ने 6 रन दिए, रबाडा ने 6 रन दिए, फिर अर्शदीप ने 8 रन दिए, रबाडा ने विकेट भी लिया अंबाती रैडू का, 75 रन के ऊपर खेल रहे थे। कल एक फ्लॉलेस इनिंग वो खेल रहे थे कि वो जैसा चाह रहे थे हर बॉल कनेक्ट हो रही थी और जबकि उनको रिस्ट इंजरी थी, फील्डिंग करते समय कैच लेते वक्त वो गिरे थे और उनके हाथ में लगी थी, तो ऐसा लग रहा था कि इंजरी वरी के कारण से क्या वो बैटिंग कर पाएंगे, परंतु जैसी बैटिंग कल उन्होंने करी। बट एक समय ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर में 47 रन बनाने थे, रैडू क्रीज के ऊपर थे और लग रहा था कि 1 साइडेड जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर मैं तो पंजाब के ये दोनों बॉलर्स की और खास तौर पे अर्शदीप की बात करूंगा कि सारी यॉर्कर्स डाली उन्होंने, बिल्कुल भी मारने की जगह नहीं दी और 6 रन 8 रन उनके लास्ट 2 ओवरों में 14 रन पड़े, रबाडा ने 6 रन दिए और लास्ट में जैसा हमने पिछली बार देखा था कि 17 रन की जरूरत थी, एमएस धोनी ने अपना कमाल दिखाया। कल भी सबके सब लोग उनसे यही उम्मीद लगा कर बैठे थे कि
कल स्कोर बड़ा था, 27 रन बनाने थे, पर 27 रन में पहला छक्का और दूसरा, मैं तो ऐसा बोलूंगा वो इतनी थर्ड जो सेकंड उन्होंने एक बाउंसर किया था जिसके ऊपर ऋषि धवन ने कोई रन नहीं बना, थर्ड बॉल जो है वो बहुत ही बॉलिंग भाषा में बोले तो गंदी बॉल थी वो, डाउन द लेग साइड थी, उसको पुल मारा और किस्मत जब आपका साथ देती है तो सब अच्छा होता है। वो बॉल अगर मिडिल होती तो वो स्टैंड्स में होती और वो टो के ऊपर लगी, आपके बैट के लोअर हैंड के ऊपर लगने से खड़ी हो गई। जॉनी बेस्टो ने मिड विकेट ऊपर कैच पकड़ा और वहीं पे मैच से लगभग खत्म हो गया। एंड में पंजाब ने इजीली 11 रन के साथ ही मैच जीत लिया। परंतु पूरे मैच में अगर हम देखें तो जो 2020 की रोमांचकता है वो बनी हुई थी। शुरू में पंजाब बहुत स्लो खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सीएसके बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और ये रन नहीं बना पाएंगे। फिर धीरे धीरे पंजाब ने रन बनाने चालू किए, 188 बनाए तो लगा कि सीएसके नहीं बना पाएगा। सिमिलरली सीएसके पावर प्ले में वैसे ही खेला जैसा पंजाब खेल रहा था कि सिंगल सिंगल करके ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे थे। एम्बेटी रेडू के आने के बाद में उन लोगों ने उसको एक्सलेट किया और एक्सलेट करके लास्ट में जब 23 रन 16वें ओवर में आए तो ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग जीत जाएंगे, परंतु फिर उल्टा हुआ कि सीएसके ना जीते हुए पंजाब किंग्स 11 ने इजीली मैच जीत लिया। और यही टी20 फॉर्मेट की विशेषता है कि यहाँ पर एक ओवर में मैच बन सकता है और बिगड़ भी सकता है, लेकिन बिगड़ा हुआ अगर कुछ है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स की लय। कहाँ कमजोरी मानते हैं परीक्षित जी की इतनी वजनदार टीम जो 4 बार खिताब जीत चुकी है, लेकिन इस बार के हालात ये है मुंबई और चेन्नई जैसी वजनदार टीमों क्योंकि बॉटम में है पॉइंट्स टेबल। कैप्टनशिप मेन इशू है। रविंद्र जडेजा को स्टिल समझ में नहीं आया है कि क्या मेरी टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कब मुझे मेरे बॉलर्स लगाने हैं, कब मुझे फील्डर्स कहाँ प्लेस करने हैं। आप देखिए राजपक्षे बैटिंग कर रहे थे और वो लगातार स्पिनर से बॉल डलवा रहे थे, जबकि वो उनकी स्ट्रेंथ है। अगर वो वहाँ रबाडा और पिटोरियस के ओवर करवाते तो शायद राजपक्षे विकेट आ सकती थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फील्डिंग बहुत खराब है, 2 चांस उनको दिए, पार्टनरशिप बना, स्कोर बड़ा हो गया। देन कैप्टनशिप की फिर बारी आई जहां मिचेल सेंटनर को उतारा गया। वहां अगर अंबाती रायडू या कोई और हार्ड हिटिंग बैट्समैन उतरता तो शायद ये स्कोर चेंज हो सकता था। मिचेल सेंटनर वो बल्लेबाज है जो 6 या 7वें नंबर पे खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। आप उनको यहाँ आगे खिला रहे हैं, स्टिल फॉर्म में नहीं है, उनका कोई फोकस नहीं है और पावर प्ले बिगड़ा, इसका खामियाजा आखिरी में भुगतना पड़ा, टीम स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। अगर वहाँ शिवम दुबे, अंबाती रायडू ऊपर बल्लेबाजी करने आते तो शायद कुछ और नतीजा हो सकता था। दूसरी बात, पहली इनिंग में जो विकेट था वो डिफिकल्ट था, बहुत स्टिकी था, बल्लेबाजी मुश्किल थी, बट देन ड्यू आया सेकंड इनिंग में और पावर प्ले के बाद विकेट बहुत हद तक सेटल हो गया था। रायडू जिस तरीके से बॉल को टाइम कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि विकेट इज ओके नाउ, बट उनको दूसरे एंड से कोई सपोर्ट मिला नहीं, एक एंड से डॉट्स होते गए, उसका प्रेशर रायडू का है सॉरी, और वो रबाडा को अपना विकेट देके जाते रहे। अगर एक एंड से उनको सपोर्ट मिलता, शिवम दुबे या किसी की भी इनिंग थोड़ा बहुत भी आता तो डेफिनेटली स्कोर और मैच का नतीजा कुछ और ही होता। प्रेक्षक जी, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि उसके साथ साथ क्योंकि जैसा हमने कल भी बात करी थी शो में कि जब आप कप्तानी का भार किसी को देते हैं तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, निखरते हैं, वो अपना खेल को और ऊपर लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं। और हमने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में सीएसके में रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया है कि उसको कैप्टन बनाया है, एमएसडी ने अपने आप को स्टेप डाउन किया। कल वो कप्तान होते समय और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस ब्रांड के लिए वो जाने जाते हैं, जिस समय अंबाती रायडू बैटिंग कर रहे थे और वहाँ रनों की जरूरत थी तो उस समय 14 बॉलों पे उन्होंने 14 रन बनाए थे। एज ए कैप्टन जब आप वहाँ पे और आप हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, आप अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खेलते हैं, उसके बाद में आपको ये कैलकुलेट करना एज ए कैप्टन फर्ज होता है कि हमें कितने रनों की कब जरूरत होने वाली है। आप उस समय चार्ज नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि देखिए जब आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो बाद में अगर 27 रन बनाने होंगे तो 10 में से 10 बार ही आप उसमें फेल होंगे। बहुत एक फ्लूक हो सकता है कि 27 में से आप जब चेज करने जाएंगे लास्ट ओवर में तो आप कभी 10 में से गलती से एक बार वो रन बना दें, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो जब आपको पता है कि आपके पास इस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, आपके पास 47 रन जब 4 ओवर में चाहिए थे और कप्तान बैटिंग कर रहा हो साथ में, और साथ में आपका एक स्टार उस दिन का मैं तो कहूंगा क्योंकि एम्बेटी रायडू इतनी अच्छी बैटिंग इस टूर्नामेंट में नहीं कर पा रहे, पर कल जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, जैसे प्रशिक्षित ने कहा कि ड्यू आने के बाद में बॉल जो है वो बैट पे आने लग गई थी और वो जिस तरह के सिक्सेस मार रहे थे, बाउंड्रीज मार रहे थे, ऐसा ही लग ही नहीं रहा था कि ये वही विकेट है जिसके ऊपर पहले बैटिंग की गई, कि वहां पे बॉल रुक कर आ रही थी, स्लो आ रही थी, स्लगिश आ रही थी। परंतु सेकेंड टाइम इनिंग में बहुत ईजी हो रहा था। मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं ये कैप्टन की जो एक प्रेशर है उसके ऊपर, हमने रविंद्र जडेजा को हमेशा हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, दौड़ते हुए देखा है,
इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखेंगे, इस 15वें सीजन में देखेंगे आईपीएल के, तो हंसी तो गायब है। उनके ऊपर बिल्कुल इतना प्रेशर है कि चेहरा भी ग्लूमी दिख रहा है, वो हंसता खेलता भी नहीं दिख रहा है, ना वो विकेट बॉलिंग में विकेट ले पा रहे हैं, ना वो रन रोक पा रहे हैं, ना वो स्कोर कर पा रहे हैं, इवन इजी कैचेस छोड़ रहे हैं। हाँ, और कैचेस छोड़े। हम रविंद्र जडेजा को आज तक मुझे नहीं लगता कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कभी कैच छोड़ते हुए देखा होगा। He is the best fielder at that moment. बिल्कुल, आप उसको पॉइंट्स में फील्डिंग कराइए तो वो एक लाइव वायर है, आप उसको मिड विकेट पे भेजिए। एमएसडी जहां जहां उसको भेजते थे कि ठीक है आप यहाँ से यहाँ कप्तान भेजते थे, आप वहां तो जैसा वो मैग्नेट की तरह बॉल को अट्रैक्ट कर लेते थे, वहीं पे बॉल जाती थी, वहां कैच करना, वहां रन रोकना, जो सब होता था वो इस पर्टिकुलर सीरीज में नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कप्तानी का भार है जो उनसे सहन नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ पंजाब ने जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं अपनी ताकत एक बार फिर से बता दी है और सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं शिखर धवन। परीक्षित जी, इन खिलाड़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर पर जब अब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप मुहाने पर है, टीम इंडिया की तैयारी चल रही है, शिखर धवन ने कहीं ना कहीं अपना भी एक तरीके से दावेदारी ठोक दी है। देखिए, जिन चंद खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का दरवाजा पूरी ताकत से खटखटाया ना, उसमें शिखर धवन एक नाम है। शिखर धवन एक टच प्लेयर है, अगर उसको शुरू के 8-10 बॉल में आउट हो गया देन ओके, अगर उसको टाइमिंग सेट हो गया, वो विकेट पे ओके हो गया, देन वो डेफिनेटली बड़ी इनिंग खेलता है। अब आईसीसी के टूर्नामेंट्स देख लीजिए, आईपीएल का पास स्कोर्स देख लीजिए, कल वो शायद हाईएस्ट रन गेटर में शायद दूसरे नंबर पे आ गए, 6000 रन पूरे 6000 रन पूरे कर लिए। तो वो टच प्लेयर है, अगर एक बार उसकी बल्लेबाजी होने लग गई देन उसको बॉलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो बैक फुट पे बहुत अच्छा है, स्क्वायर कट बहुत अच्छा खेलता है, फ्रंट फुट पे अच्छा है, और बाद में जो शफल करके वो जो फाइनल लेग पे कल उसको मगर चौका मारा, वो बहुत अच्छा, उसको सब उसकी स्ट्रेंथ है। और चेन्नई को स्टिल समझ में नहीं आ रहा है कब किससे बॉलिंग करवानी है। लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्मर्स बॉलिंग कर रहे हैं जिनके जो इजी है खेलना, अगर वो वहाँ ऑफ स्पिनर लाते या मोइन अली कल शायद इस टीम में होते तो भी बात अलग हो सकती थी। लेकिन चेन्नई स्टिल नॉट फाइंडिंग द राइट मूवमेंट, और उसका नतीजा मैचेस में दिख रहा है। जो मैच वो जीते हैं वो भी महेंद्र सिंह धोनी का जादू का ही है। भाई मुंबई के अगेंस्ट अगर धोनी की इनिंग नहीं आई होती तो ये 2 पॉइंट भी नहीं होते, वो भी लास्ट बॉल पर ही मैच लास्ट है। बॉल पे वो मैच आया। तो चेन्नई और मुंबई पूरी तरह से आउट ऑफ फ्रेम है इस टूर्नामेंट में। नई टीमें जो हैं उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन बेहतर बना लिया है, इनसे जल्दी बना लिया है, और नतीजा आपके सामने है। वैसे सर, अब ये टीमें मुंबई और चेन्नई की हम दोनों बात करें, जिस अंदाज में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है दोनों टीम का, बाहर होना लगभग तय हो गया है। ऐसे में कंपटीशन जो बची हुई, अब 10 टीमें इस बार हैं, अब तक 8 खेलती थी, अब बची 8 टीमें ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही होगा जो इन दोनों टीमों के लिए कुछ मददगार साबित हो सकता है, जिसकी उम्मीदें लगभग क्षीण हो चुकी है। ये 8 टीमें सर कितना ज्यादा पॉइंट्स टेबल को रोमांचक बनाने वाली है? नहीं, देखिए, जहां तक प्लेऑफ्स का सवाल है तो डेफिनेटली उनके जो चांसेस हैं वो बहुत नेग्लेजिबल हैं इस समय। कि मुंबई तो एक भी नहीं जीता 8 मैचेस में से, 7 बचे हैं, वो 7 भी अगर जीत जाएंगे सारे तो भी उनके चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो टीमें हैं, अगर हम गुजरात टाइटन की बात करें तो 6 मैचेस जीत चुके हैं, उसके बाद 4 टीमें जो 5 जीत चुकी हैं, फिर 4 जीत चुकी हैं, उनको भी उतने मैच अभी खेलने हैं, उनको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते कि वो सारे के सारे मैचेस हार जाएं। तो उनके लिए तो मुंबई हो गया, एक अलग बात होगी। हम सीएसके की बात करें तो 8 मैचेस में से 2 मैच जीते हैं, तो इनके लिए भी उतना ही मुश्किल है। हम केकेआर की बात करें तो वो भी लगभग वहीं स्ट्रगलिंग है। तो अगर हम सिर्फ 2 टीमों की बात करें जो भी आज तक के चैंपियंस रहे हैं, उनमें से एक सनराइजर हैदराबाद, उन्होंने एक बार टाइटल जीता है, वो ऊपर का है अभी थोड़ा सा, और एक केकेआर ने एक बार टाइटल जीता है तो वो ऊपर है। इन 2 को छोड़ दें तो जितने भी टाइटल होल्डर आज तक रहे हैं वो सब बॉटम में 7, 8, 9, 10 के ऊपर आ गए हैं। आप 10 टीमों में से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुंबई चेन्नई ने मैक्सिमम टाइटल जीते हैं, वो दोनों ही 9वें और 10वें नंबर पे हैं। तो ये जो इस बार 2 नए बच्चे ऐड हुए हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के रूप में और गुजरात टाइटंस के रूप में, उन्होंने आकर सब कुछ हेरफेर कर दिया। और उसके साथ साथ क्योंकि ये मेगा ऑक्शन था और आप सिर्फ 3 प्लेयर को रिटेन कर सकते थे, बाकी आपको रिलीज करने थे, और जिन टीमों ने बैठकर अच्छा दिमाग लगाकर अपनी टीम का कंपोजिशन अच्छा बनाया, वो लोग सब अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल भी एक अलग टीम इमर्ज होकर आई है। डीसी की बात करेंगे तो वो कुछ खास नहीं कर पा रही है, जबकि उनके पास भी टैलेंट बहुत अच्छा है। गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा कर रहे हैं। सनराइजर हैदराबाद बेटर कर रही है कि पहले 2 मैच हारने के बाद लगातार 5 मैच जीते, तो टीमों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। परंतु अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें मुंबई की और हम बात करें सीएसके की, तो मुझे लगता है कि वो बहुत डिप्लीट हुई हैं। मुंबई में से पंड्या ब्रदर्स निकल गए हैं, बोल्ट निकल गया है, और राहुल 4 निकल गया है। 3-4 प्लेयर निकलने के बाद में पूरी टीम का परफॉर्मेंस इस तरह का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप
पिछली बार के पिछले से पिछली बार के चैंपियन है, सीएसके पिछली बार के चैंपियन है, चेन्नई ने पिछली बार आईपीएल जीता था। और अब आप जिस तरीके का खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप यहाँ तो डिफोकस हैं, या आपका टीम कंपोजिशन बराबर नहीं, या आपकी कैप्टनसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। रोहित से हम बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित हो रहे थे कि ये क्या कर रहा है और अब क्या हो रहा है। उनकी टीम में भी अगर देखेंगे तो इतनी अनकंसिस्टेंसी है कि ईशान किशन 5 मैचेस में 50 मारते हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी बल्ला ही नहीं पकड़ा हो। आप बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस बैट्समैन के दिखता है वो आप जब फेस करते हैं किसी बॉलर को, तब आप देखने वाले को पता लग जाता है कि इन फॉर्म है कि आउट ऑफ फॉर्म है। मुझे लगता है ट्रूली आउट ऑफ फॉर्म है। एक बैट्समैन उनके सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो एक अच्छे बैट्समैन है, एक इनिंग में फेल हुए हैं। अदरवाइज बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये अच्छी टीमें जो बुरी तरीके से इस टूर्नामेंट में फेल हुई हैं, उनको सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए बाकी के मैच तो जीतने होंगे, जिससे ये टूर्नामेंट और रोमांचक होगा कि जो लोग ऊपर हैं डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं नीचे आना पड़ेगा, और तब ये मैच फंसा तभी सकते हैं। ऊपर। हाँ ऑब्वियसली, देखिए जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि वो टीमें इतनी वीक हो चुकी है कि किसी को हरा नहीं सकती। 2020 तो हम ऑलवेज बोलते हैं कि, और रादर क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है कि किसी दिन भी हमने देखा है बांग्लादेश ने भी जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को हराया हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया ये टीमें बहुत अच्छी हैं, ये अजय हैं, ये हार नहीं सकती हैं। कोई भी टीम गिवन डे के ऊपर हार सकती है, प्रोवाइडेड आपकी टीम जो अपोजिशन में वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो आपकी टीम कोई भी जीत जाएगी। वैसे परीक्षित जी क्या लगता है, मुंबई और चेन्नई कॉम्बिनेशन में गड़बड़ है, या फिर खिलाड़ियों का फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं दोनों टीमों का उम्मीद के मुताबिक नहीं है, क्षमताओं के मुताबिक नहीं है, या फिर ये दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं जिसके कारण लगातार जो है वो पराजय का सामना करना पड़ रहा है? सी मुंबई के साथ तो क्या हुआ, जिन प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी थी लास्ट 10 सालों से वो सब जाते रहे। भाई दोनों पंड्या ब्रदर्स का जाना, वो गड्ढा इतना बड़ा है कि स्टिल भर नहीं पाया। ट्रेंट बोल्ट का जाना बहुत बड़ा नुकसान है। ईशान किशन तब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जब वो फोकस में नहीं थे। अभी उन पे भी फोकस आया तो इतने प्रेशर में है कि जैसे सर ने बताया कि ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी भूल चुके हैं। तो एक वो चीज मुंबई के साथ काम कर रही। और चेन्नई के बारे में तो मैं कहूंगा, मैं ऑक्शन से ही इनसे काफी मतलब आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे थे। एक्चुअली वो एक वृद्धाश्रम है। जिन बुजुर्गों को कोई जगह नहीं देता उनको चेन्नई जगह देते हैं, और जिन बच्चों को कहीं कोई ठिया पाया नहीं है उनको चेन्नई ले लेते हैं। क्या कॉम्बिनेशन किया भाई, आपको विकेट कीपर चाहिए था, आप निकोलस पूरन के लिए जा सकते थे, आप जॉनी बेरिस्टो के लिए जा सकते थे, आप ऑक्शन में नजर ही नहीं आए, आपके हाथ ऊपर ही नहीं दिखाई दिए। स्टिल पैसा बचा है चेन्नई के पॉकेट में, स्टिल पैसा है। क्या कर रहे हैं आप उस पैसे का? आप टीम ही नहीं बना पाए। एक फास्ट बॉलर हम ले सकते थे फॉरेनर, बहुत ऑप्शंस थे, हम उस पर नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत कम पैसों में इनको मिल सकते थे। और स्टीफन फ्लेमिंग है वहाँ जो पूरी दुनिया भर के क्रिकेट पे नजर रखते हैं पूरे साल। उनको पता होना चाहिए कि बेन मैकडरमट, नाथन एलिस, ये सब ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हैं, वो चेन्नई का हिस्सा हो सकते थे। पर आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे थे और क्या टीम बनाई है। अब देखिए 9 नंबर तक बल्लेबाजी है, लेकिन वो बल्लेबाजी करते नहीं है। बॉलिंग ऑप्शन देखें तो 8 बॉलिंग ऑप्शन है, बट जब जरूरत पड़ती एक भी काम नहीं आ रहा। तो वो आई वुड से कि एक वृद्धाश्रम है जो बस चल रहा है। MS धोनी वहां से निकल जाएंगे तो हालत और बुरी होने वाली है। तो हालत अब टीम की कैसी होनी है मुंबई और चेन्नई की, क्योंकि लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच आज का अहम मुकाबला जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर मैदान में होगी, और सामने महत्वपूर्ण टीम है सामने वाली भी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी एक तरीके से शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। सर क्या कहेंगे? दो टीमें जो पास में शुरू में खराब खेल के लास्ट में कैचअप करके फाइनल्स में पहुंचने की कोशिश करती थी, दोनों सिमिलर स्टाइल से खेलती हैं। RCB की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर सीजन में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग लाइन रही है। वो कभी कोई क्लिक कर रहा है, कभी कोई क्लिक नहीं कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम राजस्थान रॉयल को इस सीजन में देखें तो वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं जो उन्होंने पास में आज तक किया है। शुरू में एक बार वो टाइटल जीत चुके हैं और उसके बाद में ये टीम जो है मिक्स एंड मैच टाइप के प्लेयरों से खेलती थी, परंतु इस बार उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ। उन्होंने 2 बैट्समैन ऐसे लिए जिनकी एवरेज लगभग 30 प्लस है और स्ट्राइक रेट 140 प्लस है। संजू सैमसन की बात करेंगे, जॉस बटलर की बात करेंगे, 300 लगा चुके हैं इस आईपीएल में। उसके बाद में उन्होंने बॉलर ऐसे पकड़े हैं कि वो बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने पावर प्ले में या डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करी है, इकोनॉमी रेट बहुत कम है। आप युजवेंद्र चहल की बात करें, आप अश्विन की बात करें, आप प्रसिद्ध कृष्णन की बात करें, ट्रेंट बोल्ट की बात करें, 4 एकदम आपके पास जैम पैक बॉलर हैं जो किसी को भी इजीली रन नहीं देते हैं। बैटिंग की बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में उन्होंने हेटमायर को लिया, वो एक
इस समय अगर मैं कहूं तो बेस्ट फिनिशर्स में से एक हैं कि उनको, और अगर हम दिनेश कार्तिक को बोलेंगे तो वो 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो मिडिल ऑर्डर में अपनी टीम के लिए सबसे हाईएस्ट रन बना चुके हैं अभी, और अपनी टीम को एक अच्छा फिनिशिंग देते हैं कि जब रनों की जरूरत है तब जाकर मारते हैं। आरसीबी के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि विराट कोहली सबसे बड़ा बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, और इतना बड़ा लीन पैच कभी भी उनका देखा नहीं गया। वो 1 2 3 मैच में कभी फेल हुए होंगे, अगर हम अब देखेंगे तो पता नहीं उनको क्या हो गया है कि इस आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो एक शायद 49 बना है उनसे और एक 50 मिला है 8 मैचेस में से। 7 मैचेस में 2 में आपने डक है सर, ये सबसे महत्वपूर्ण 2 डक है, कंटिन्यू फर्स्ट बॉल, और जो रेयर टू सी है कि विराट कुछ ऐसा करेगा। तो हम सब बहुत उनको पसंद भी करते हैं, सारे क्रिकेटर जितने हैं, हम जो समीक्षा करते हैं वो लोग भी, और हम जानते हैं कि किस लेवल के क्रिकेट वो खेलते थे, खेलते हैं या खेलेंगे। देयर हैज टू बी टर्न अराउंड। कोई भी चीज क्रिकेट में परमानेंट नहीं होती है कि अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो हमेशा अच्छा खेलेगा, कोई खराब कर रहा है तो हमेशा खराब खेलेगा। जो अच्छा खेलते हैं वो फेल होते हैं, और जो फेल होते हैं वो अच्छा खेलते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो आज आरसीबी के लिए अच्छा खेलेंगे। आरसीबी के लिए और दोनों टीमों में कुछ प्लेयर एक्सचेंज हुए हैं। अनुज रावत की बात करें तो राजस्थान रॉयल में थे, वो आरसीबी में आ गए हैं। इधर हम बात करें युजवेंद्र चहल की या देवदत्त पडिक्कर की, तो वो आरसीबी में खेलते थे, वो राजस्थान रॉयल में आ गए। तो बहुत सारे, जब आपके घर से कोई वहां गया होता है तो पुरानी टीम में जो ऑल्दो रिशफलिंग हुई है उसके बाद में नए प्लेयर भी हैं, परंतु जो की प्लेयर रिटेन किए हुए हैं उनकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस है, जो प्लेयर आपके साथ खेलता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको उनकी कमियां मालूम है, आपको उनकी स्ट्रेंथ का पता है। वो होते हुए मैच बहुत रोचक है, परंतु मैं तो फिर कहूंगा कि आरसीबी की टीम में भी बहुत टैलेंट है, पर वो टैलेंट क्लिक नहीं कर रहा है उनको। मुझे लगता है कि आज शायद रजत पाटीदार को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अनुज रावत जो है वो टॉप में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जब आपका, मैं एक चीज का बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं कि अगर आपकी बैटिंग लाइन में से पहले 2-3 बल्लेबाज फायर नहीं करते हैं, फायर मीन्स कि अगर पहले 3 बल्लेबाजों में से एक बैट्समैन 15 ओवर तक बैटिंग जरूर करना चाहिए, तब तो जाकर आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आप बना पाएंगे और आपके बॉलर डिफेंड कर पाएंगे। और अगर आप पहले ही टॉप ऑर्डर जो है बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, एक ने रन बनाए नहीं बनाए, वो भी 6ठे ओवर में, 7वें 8वें ओवर में आउट हो गया, तो बाद के बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। जिनको मारने का काम दिया जाता है उनको बोला जाता है कि अब आपको रुकना है, आप रिवर्स रोल में आ जाते हैं। जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, वो आपके अच्छे बैट्समैन होते हैं जिनको आप ज्यादा प्राइस पे खेल लेते हैं या एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं। हाँ, अनुज रावत की बात करें तो यंगस्टर है, उसको भी लिया गया, ड्राफ्ट किया गया। हम अगर बाकी सब बल्लेबाजों की बात करेंगे तो वो सब आपके पास इस तरह के हैं कि जो इंटरनेशनली रिनॉन बैट्समैन है, और वो अगर आपके लिए रन नहीं करेंगे तो आपकी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा। बॉलिंग आपके पास अच्छी है, आपके पास लाइनअप ऐसी है कि अगर उनमें से 1-2 बैट्समैन भी, देखिए रन बनाने के लिए विकेट पे रुकना होगा, खड़ा होना होगा। आप खड़े ही नहीं होंगे, गया राम आया राम करेंगे तो 3 बॉल 4 बॉल जो एक बैट्समैन वेस्ट करता है नया आके, वो आपकी टीम को ले डूबता है। तो आपके कम से कम विकेट होने चाहिए। आप बेशक स्कोरिंग रेट आपका स्लो हो, बाद में आप स्टेप अप कर सकते हैं, पर आप विकेट गंवाएंगे तो मुश्किल होगी। और सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर कोई है तो वो विराट कोहली है। क्या आप मानते हैं कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, ये क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म से कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, हमने कई खिलाड़ियों को देखा है, यहाँ तक कि मास्टर ब्लास्टर सचिन को भी देखा है कि बुरा दौर उनके लिए भी आया, आउट ऑफ फॉर्म वो भी हुए, लेकिन रन बनते थे, भले शतक नहीं आती थी, वो नर्वस 90s का भी शिकार हुए हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कुछ उससे ज्यादा आगे आ चुका है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि अब फैंस चिट्ठी लिखने लगे विराट कोहली को कि अब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, रेस्ट कीजिए। क्या लगता है कि अब थोड़ा ये ज्यादा हो चुका है? नहीं, बिल्कुल इस पे मत जाइए आप। अगर आप दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ी निकालेंगे जिन्होंने कमबैक किया है या जो प्रेशर को तोड़ के बाहर आते हैं, तो विराट कोहली उसमें आपको पहले या दूसरे पायदान पे मिलेंगे। डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म होना, परफॉर्म नहीं करना, फर्स्ट बॉल डक, ये क्रिकेट का हिस्सा हो रहा है, बट आई वुड से कि आज वो परफॉर्म करेंगे। और जब विराट कोहली पे ये प्रेशर आया कि नहीं यार नहीं हो रहा, इससे नहीं होगा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उसने बार बार परफॉर्म किया है और आज भी आई होप कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आरसीबी की सबसे बड़ी दिक्कत है जॉस बटलर। जॉस बटलर जिस टच में है और जो उनका बैकफुट गेम है, वो जो पीछे जाके वो, ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि आरसीबी के पास जो भी बॉलर्स हैं वो सब बैक ऑफ द लाइन डालते हैं और बटलर उसके बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आरसीबी के लिए ये काम बटलर को आउट करने वाला हर्षल पटेल को करना होगा। बाकी मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जो बटलर को रोक सकता है। तो अगर बटलर को रोकते हैं तो आरसीबी इस मैच में आगे है, वरना
मुश्किल हो सकती है। मुश्किल। लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस की बात आरसीबी के लिए हम क्या करेंगे, विराट कोहली का चलना कितना जरूरी है, क्योंकि पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से पराजित हुई थी आरसीबी। 70 रन भी टोटल पूरी टीम से नहीं बने थे, और उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो टीम के ऊपर कितना, और सामने ऐसी टीम है जो जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है, और खासतौर पर बटलर जैसा आपने बताया। डेफिनेटली आरसीबी बड़ी टीम रही है, वो भले ही ट्रॉफी ना जीते हो, चैंपियनशिप ना जीते हो, लेकिन आप प्लेयर्स देखिए, फाफ डुप्लेसिस है वहाँ, ग्लेन मैक्सवेल है वहाँ, दिनेश कार्तिक है वहाँ। कल बहुत सारी बात हुई होगी, परसों सॉरी उस मैच के बाद बहुत सारी बातचीत हुई होगी, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाला गया होगा। ये सब होता है खेल में, बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया 36 पे ऑल आउट है, मैं आपको बता दूं, तो दैट डज नॉट मीन कि वो प्लेयर्स नहीं है या परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। ये सब होता है क्रिकेट में, वापसी करते हैं। इंडिया अभी जब लास्ट ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया था, जिस टेस्ट मैच में हम हारे थे, हम 36 ऑल आउट थे, उसके बाद हमने 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं। तो क्रिकेट क्या है, मैं आई वुड से इंदौर की भाषा में खुन्नस का खेल है। एक बार जब आपको लगता है नहीं यार मेरे को करना है, देन करता है। आज खुन्नस है, बिल्कुल है, और विराट कोहली की खुन्नस आज राजस्थान को भारी पड़ने वाली है। सर आप क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली के बारे में? हम लोग लगातार शो में बात करते हैं, क्योंकि आरसीबी की जब बात होगी या क्रिकेट की बात होगी, भारतीय क्रिकेट की बात होगी, तो उसका मुख्य किरदार कहीं ना कहीं विराट कोहली होने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए, बहुत बड़े प्लेयर हैं। मैं तो कहूँगा नंबर 1 प्लेयर हैं एट द मोमेंट वर्ल्ड में, अगर बैट्समैन की हम बात करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जो है वो दिमाग से खेला जाता है, माइंडसेट से खेला जाता है। आप पॉजिटिव माइंडसेट में आप अच्छा करेंगे, पिछली इनिंग में अच्छा किया तो इनवेरिएबली अगली इनिंग में आप अच्छा करेंगे। इससे ये मतलब नहीं फेल नहीं होंगे, बट डेफिनेटली वो माइंडसेट रहता है। जब आप पिछली इनिंग में रन नहीं बनाते तो आपके ऊपर प्रेशर एज ए बैट्समैन, और जब इतने बड़े बैट्समैन और होता है कि मुझे तो ज़्यादा स्कोर करना, बड़ा स्कोर करना। और ये भी छोड़ दीजिए, उनके आसपास जो लास्ट 6 महीने 1 साल में हुआ, जो उनके साथ हुआ है, कि जिस तरीके से उनको वनडे की कप्तानी से हटाया गया, जिस तरीके से 2020 की से हटाया गया, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच में से खुद को स्टेप डाउन किया, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि समथिंग इज रॉन्ग गोइंग ऑन बिटवीन बीसीसीआई एंड विराट कोहली। जब आप क्रिकेटर हैं और आपके दिमाग में प्रेशर बाहर का है, अंदर का तो छोड़ दीजिए, आपको वहां जाकर खेलना, वो तो आप डे इन डे आउट करते हैं। जो एक स्पोर्ट्समैन होता है वो बाहर का प्रेशर नहीं ले सकता। आपके दिमाग में जब इस तरह की चीजें हो, कि मैं कल तक तो मैं हिंदुस्तान के तीनों वर्जन में कैप्टन था, और उसके बाद में मुझे किस तरीके से बोला गया, उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया, बोला भी, अपना इंटरव्यू भी एक दिया उन्होंने, कि मुझे कहा गया था कि आपको स्टेप डाउन करना है, मेरे से कोई बात ही नहीं करी गई थी उससे पहले। तो इस तरह की चीज़ें जो है मुझे लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कप्तान के साथ, किसी भी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, समय होता है, समय के साथ साथ यंगस्टर को ब्रीड करना होता है। हर प्लेयर का एक पीक आता है, हर प्लेयर का एक टाइम आता है जब वो थोड़ा लो होता है, या वो उसमें क्रिकेट नहीं बचा होता है। पर विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल, 4 साल, 5 साल, जैसी उनकी फिटनेस है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं कि हम ऐसा सोचेंगे कि आने वाले 5 साल से पहले विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे। अनलेस अनटिल ये बाहर की फोर्सेस जो भी हमको दिख रही हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो बहुत डोमिनेंट हो जाती हैं और बिल्कुल आपको बाहर बिठाने की बात करती हैं। पर बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसको रन बनाने हैं। एवरेज आजकल देखिए क्या है, बीसीसीआई ने ये वेबसाइट्स बना रखी हैं, अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेलेंगे तो उसका भी स्कोर वहाँ पे होगा। आपने कितनी बॉल खेली थी, कितने चौके लगाए थे, किस तरह से खेला था, आपने क्या किया था, कितने कैचेस लिए थे, अगर आप बॉलर हैं कितने विकेट लिए थे, कितने रन दिए थे, ये सारा स्टैटिस्टिक्स है। तो अब आप किसी को भी, परफॉर्मर को तो किसी हालत में नहीं रोक सकते हैं। एज ए बैट्समैन अगर आपने रन बनाए तो आपको उनको कंसिडर तो करना ही होगा कि भाई ये खेला है, इसने ये रन बनाए। तो अब आप कितने भी पावरफुल हों, किसी बंदे को होल्ड कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। ये तो थी, और हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली जैसा प्लेयर जिस तरीके से वो खेलता है, और जिस लड़ाई के लिए जाने जाते हैं और जब, जैसे ऋषित ने कहा कि हमने भी देखा है, इंग्लैंड में भी हमें याद है किस तरीके से वो फेल हुए थे, कितनी बार, और बार बार हो रहा था कि शायद उनकी अनुष्का के साथ एंगेजमेंट हुई है और वो देखने आई हैं तो शायद वो प्ले कर रहा है और नहीं हो रहा, और उन्होंने अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग सिद्ध किया था कि भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने आती है और मैं ऐसा खेलता हूँ। और बहुत बार वो कर चुके हैं, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि, क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव प्लेयर हैं, जब वो खेलते हैं तो उनको देखना अपने आप में एक ट्रीट होती है। तो ऐसे बल्लेबाज को हम देखना चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा खेलेंगे। परंतु आरसीबी की अगर बात करें, 68 रन पे आउट होना पिछले मैच में एक बड़ा सेटबैक देता है, क्योंकि हमेशा बड़े सितारों की टीम आरसीबी रही है। पहली बार से अगर हम उठा के देखें हैं, मालिया साहब ने जब ये टीम बनाई, तो उस समय से लेके यूनिवर्सल बॉस की बात कर लीजिए, अब नाम लीजिए बड़े से बड़ा प्लेयर आपको आरसीबी की टीम में होता है। बट ये एबीडी वाज देयर, 360 मिस्टर 360 हम बोलते हैं, बट ये आयरन नहीं रही है
कि 15वें सीजन में हम आए हैं और इतनी बड़ी स्टार स्टडेड टीम आज तक एक बार भी टाइटल नहीं जीती है। कहीं ना कहीं विराट कोहली के मन में ये मलाल जरूर रहा होगा कि हम क्यों नहीं, तो दे आर इन लाइन विद इट। और अगर हम इन दोनों टीम के बीच में पिछले मुकाबले की बात करें तो उसमें 170 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल ने, जो आरसीबी ने चेस कर लिए। वो एडवांटेज है उनके पास में। हम जिस कॉम्पिटिटर, क्या होता है ये जो क्रिकेट है वो माइंड गेम है। हम स्टैटिस्टिक्स, रिकॉर्ड्स, ये सब हमारे जहन में आते हैं जब हम किसी टीम से खेलते हैं। हम अगर किसी टीम के अगेंस्ट बेटर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अप रहता है। हमने इनको पिछली बार मारा, हम इनसे जीते थे, हम इस बार भी जीतेंगे उनसे। ये बहुत प्ले करती हैं चीजें, ये पॉजिटिव साइड पे आती हैं। और उधर क्या होता है कि जैसे जोस बटलर, मैं 300 कर चुका हूं, और जैसे प्रेषित ने कहा कि वो बैक ऑफ लेंथ बॉल करेंगे तो वो मारेगा। बैकफुट बहुत अच्छा है उसका, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। तो आज मैच हमको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। दोनों टीम अच्छी हैं। थोड़ा सा आरसीबी को मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर सुधारने की जरूरत है। मे भी मुझे लगता है कि अनुज रावत को शायद उनको सेक्रीफाइस करना पड़े और उसकी जगह पे या तो रजत पाटीदार को लाएंगे या रोमरोर को लाएंगे। उन दो में से किसी एक ओपनिंग में ला सकते हैं। और अगर रजत को लाएंगे तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए फिर से एक वही चीज होनी चाहिए कि वो पहले भी आरसीबी की तरफ से खेले थे। अनफॉर्चुनेटली उनको ऑक्शन में नहीं लिया गया, पर बाद में आरसीबी ने फिर उनको कॉल किया। अभी वो आरसीबी के साथ ही हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आज उसको मौका मिलना चाहिए। और अगर उनको मौका मिलता है तो मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए फिर से एक और अच्छा लॉरेल है कि हमारे अभी ऑलरेडी 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, एक और खेलेगा साथ में, तो आने वाले यंगस्टर जो इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, जो इस लेवल पे खेल के देखते हुए उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमको भी वहां खेलना है, तो एक बहुत बड़ी बात होगी मध्य प्रदेश के लिए। परीक्षित जी, दोनों रॉयल्स टीम के बीच मुकाबला होने वाला है। अब गेंदबाजी के क्षेत्र में आप किसको ज्यादा एज देना चाहेंगे, क्योंकि यजवेंद्र चहल कहीं ना कहीं आरसीबी को बताना चाहेंगे कि आपने मुझे रिटेन नहीं करके कितनी बड़ी गड़बड़ की, वैसे कई बार साबित कर चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। चहल शानदार फॉर्म में है और ये सबसे ज्यादा खुशी है टीम इंडिया के लिए। आप देखिए जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जाकर, उसमें चहल अहम किरदार निभाने वाले हैं और फिलहाल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित के रन नहीं बन रहे हैं, विराट के रन नहीं बन रहे हैं, बाकी कोई और वैसा नजर नहीं आ रहा। बुमराह को रन लग रहे हैं, लेकिन चहल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो इंडिया के लिए खुशी की बात है। रहा सवाल आज के मैच का, तो चहल डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आज उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत अच्छा रहा है और विराट कोहली को नेट्स में इतना बॉलिंग किया उन्होंने कि विराट नोस की ये क्या करता है। तो आज उनके लिए मुश्किल होने वाली है। ट्रेंट बोल्ट डेफिनेटली एक थ्रेट होने वाले हैं, क्योंकि वो स्विंग बॉलिंग करते हैं और शुरुआत में उनका बॉल बहुत हिलता है। फफ को काफी बार आउट भी कर चुके हैं। तो अगर शुरुआत अच्छी मिली राजस्थान को तो राजस्थान का अपर हैंड है इस मैच में, वरना फिर आरसीबी बाजी मार सकती है। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। सर, टॉस मैटर करेगा क्योंकि टॉस की बारी आ गई है। हाँ, देखिए पुणे में मैच है तो पुणे में क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं होता तो इसलिए मैटर नहीं करता, पर यहाँ पे हमने देखा कि इनवेरिएबली जिन टीमों ने टॉस जीता है और उन्होंने ठीक रन बनाए हैं तो वो टीमें मैच जीती हैं। तो जो टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना चाहेगा। टॉस ऑलवेज महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो भी कैप्टन जीतता है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसीजन लेता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेगा। अगर मान लीजिए कहीं ड्यू फैक्टर है तो चाहता है कि मेरे बॉलर जो है वो सूखी बॉल के साथ में बॉलिंग करे और जो दूसरी टीम है उसको गीली बॉल दी जाए। पर इस तरह के वेन्यू में जिस वेन्यू के ऊपर आपको ड्यू फैक्टर नहीं है, वहाँ टॉस जो है वो रिकॉर्ड के हिसाब से खेला जाता है कि बैटिंग फर्स्ट को एडवांटेज है, बैटिंग सेकंड को एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट नॉर्मली होना चाहिए अगर कोई टॉस जीता है, जैसे आरसीबी ने जीता है। अब देखिए वो क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। बट मैं तो ये कहूंगा कि बेस्ट बाय यही होना चाहिए कि जब बॉलिंग का फैसला लिया, बॉलिंग किया तो बल्लेबाजी पर भरोसा जताया। लक्ष्य पिछले मुकाबले में भी शायद लक्ष्य का पीछा करके जीत हासिल की थी। नहीं, पिछले मैच में उन्होंने लक्ष्य का पीछा किया था राजस्थान रॉयल के साथ में, पर 68 पे पहले बैटिंग करते समय आउट हुए थे। हाँ, तो डेफिनेटली देखिए बहुत बार ऐसा जब होता है, जब आपकी बैटिंग फर्स्ट ठीक नहीं लगती है तो बहुत सारी टीमें, अगर हम सनराइजर हैदराबाद को देखें, पहले दोनों मैचों में बैटिंग फर्स्ट में हारे और 5 मैच लास्ट वाले जितने हैं सारे बैटिंग सेकंड में चेज किए हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ अगर बैटिंग सेकंड है, आप कॉन्फिडेंटली चेज कर सकते हो, तब आपको बैटिंग बॉलिंग लेना चाहिए। परंतु आप राजस्थान रॉयल जैसी टीम के साथ में चांस नहीं ले सकते। वो टीम एक ऐसी है कि अगर उनका एक बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज क्लिक कर गए तो आपको 200-210 चेज करने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिलाकर मुकाबला शुरू होने की बारी आ गई है। टॉस यहाँ पर आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने जीत लिया है। हम
टीम की बात कर लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट की नजर में आज उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। सर शुरुआत आपसे करता हूँ, आरसीबी या राजस्थान रॉयल्स? मुझे तो क्योंकि इनफॉर्म टीम जो है राजस्थान रॉयल ही लगती है। किसी भी टीम के लिए 2 बल्लेबाज 2 बॉलर अच्छे होने चाहिए। इनके पास तो इससे ज़्यादा अच्छे हैं जो अभी इनफॉर्म में हैं, और 2020 फॉर्मेट के हिसाब से तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल जो है बेटर ऑफ है टॉस हारने के बाद। परीक्षित जी? मैं आरसीबी के साथ जाऊंगा क्योंकि पुणे का विकेट स्टिकी होता है। अगर इनिशियली उन्होंने विकेट ले लिए, जॉस बटलर और देन उनके ओपनर और संजू अगर निकल जाते हैं तो आरसीबी डेफिनेटली कमबैक करेगा। और आप देख रहे हैं कि आखिर में दिनेश कार्तिक जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैच आखिर में कहीं जाके फंस गया और दिनेश कार्तिक के हाथ में अगर बाजी रही तो वो मैच पलटने का मादा रखते हैं। बट रशीद, एक स्टैटिस्टिक्स है जो बोलता है कि चहल के अगेंस्ट दिनेश कार्तिक नहीं चल पाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 83 ही रहा है टोटल, और उनको 4-5 बार उन्होंने आउट किया है। तो मुझे लगता है वो भी राजस्थान रॉयल ने बिल्कुल दिमाग में रखा होगा कि हमें युजवेंद्र चहल का एक ओवर बचा के रखना है जब दिनेश कार्तिक बैटिंग करने आएंगे। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न इस मैच में आने वाले हैं, एंड होपफुली वी विल हैव अ गुड मैच। और आंकड़े इस पूरे मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक कर रहे हैं। जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि आज सितारों से सजा मुकाबला है। दोनों टीम के पास शानदार सितारे हैं जो मैच को बहुत शानदार बनाने वाले। एक एक खिलाड़ी सर जो आज आपको लगता है कि आज वो परफॉर्म करने वाला है। जॉस बटलर मैं तो बोलूंगा इनफॉर्म है, 3 सेंचुरी लगा चुका है, वो अपनी टीम के लिए आज भी अच्छा स्कोर। और आरसीबी से? आरसीबी में मैंने एक चीज देखा है कि जब जब फाफ डु प्लेसिस ने अगर 30 रन बनाए हैं तो आरसीबी की टीम 70% मैचेस जीती है, और संजू सैमसन ने अगर 30 रन बनाए हैं तो उनकी टीम 85% जीती है। तो कहीं ना कहीं फाफ डु प्लेसिस मुझे लगता है, क्योंकि वो इनफॉर्म भी है, 94 रन इससे पहले भी उन्होंने किए थे, कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो फेल हुए हैं। तो उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि फाफ डु प्लेसिस एक बेटर बेट होगी टुडे टू चेज डाउन द स्कोर। सर दोनों टीम के एक सितारे खिलाड़ी? भरोसा डेफिनेटली सबसे ज्यादा फाफ पे है, लेकिन उम्मीद है विराट कोहली से। मैं वही सोच रहा था कि विराट कोहली का नाम आरसीबी से सर ने लिया नहीं। परफॉर्म करेगा तो आरसीबी से मेरे लिए विराट कोहली हैं। और राजस्थान से जो स्टैट्स सर ने अभी बताया, युजवेंद्र चहल, अगर उसको टैकल कर लिया देन ओके, इफ ही परफॉर्म्स वेल आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो 2 रॉयल टीमें टकराने के लिए तैयार है, और ये मुकाबला पॉइंट्स टेबल के लिहाज से भी दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल से, यानी हमारे लिए भी एक रॉयल मुकाबला इंतजार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनआई न्यूज पर मध्य प्रदेश की खास खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।